नमस्कार। दिल्ली का चुनाव काफ़ी नाटकीय मोड़ लेता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले भी ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि हमले भी हो रहे हैं। हालाँकि बीजेपी का दावा है कि ये हमले सब नाटकीय रूप से स्टेज किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि बीजेपी के एक बहुत ही शीर्ष के नेता आज कुछ पत्रकारों से मिले और उन्होंने दिल्ली के चुनाव के ऊपर अपनी जो एनालिसिस है, उनका जो अपना विश्लेषण है वो उन्होंने साझा किया और उन्होंने एक ख़ास बात जो किया जिसके ऊपर हम गौर करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। ये उनका दावा है। इससे हम इसे हम आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहे हैं न, क्योंकि ना तो कोई एग्ज़िट पोल आया है, ना कोई प्री पोल सर्वे आया है। ये उनका विश्लेषण है कि 7 सीटों पर, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटों पर सीधा टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली की राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार और अमित कुमार, जो कि उस बैठक में मौजूद थे, जो बीजेपी के शीर्ष नेता, उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह अनौपचारिक बैठक थी, अनऑफिशियल बैठक थी। हम कोट नहीं कर सकते हैं उनको, तो लेकिन आप ये समझ के सकते हैं कि वो बीजेपी के बहुत ही शीर्ष के नेता हैं और अमित जी उनके साथ बैठे हुए थे करीबन 2.5 घंटे। और दिल्ली के तमाम बड़े-बड़े पत्रकार जो राजनीतिक के जानकार हैं, कवर करते हैं, वो उनके साथ चर्चा कर रहे थे और मूलतः विषय जो था वो दिल्ली के चुनाव के बारे में ही था। अमित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द राइजिंग हिल्स के इस चर्चा पे। नमस्कार मनीष जी, और राइजिंग हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अमित जी, पहला तो हम आपसे जानना चाहेंगे, दिलचस्पी हमारी बढ़ रही है कि 7 सीटों पर कह रहे हैं कि सीधा सामना बीजेपी का कांग्रेस के साथ है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। चौंकाने वाली बात है, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 70 सीटों की विधानसभा है और 62 सीट 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी। सिर्फ 8 सीट हारी थी, वहाँ पर भी वो नंबर 3 में कभी नहीं आए थे, नंबर 2 पर ही रहे थे अमूमन। जी, अमित जी। देखिए मनीष जी, जब तक चुनावी नतीजे फाइनल नहीं आ जाते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दावा करती है। और आप ध्यान देंगे, अगर पीछे से इतिहास रहा है कि चुनाव के परिणाम आने से पहले कभी कोई राजनीतिक दल हारने को तैयार नहीं होती और लगातार दावा करती है कि उनकी ही जीत हो रही है। तो ये तो बहुत बट नेचुरल है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ढंग से हर एक सीट का सर्वे कराती है, चाहे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन का मामला हो या वहां के चुनाव के बीच में जो रुझान है, और हर लोकल स्तर पर हर विधानसभा वाइज कि वहां मुद्दे क्या उठाना चाहिए और हमको मेरी वहां वहां की लोकल वाली स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आजकल ये सर्वे का बहुत बड़ा लेवल पर यूज हो रहा है और सब राजनीतिक पार्टी इसको यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ दो आधार हो सकता है, और तो ये कुछ आधार भी हो सकता है जो शीर्ष के जो बड़े नेता जो हम लोग से आज बात कर रहे थे, तो बिना आधार का बिल्कुल उनको भी पता होता है कि पत्रकार भी फील्ड में रहते हैं और उनको भी बहुत तरह की जानकारी, मतलब प्राथमिक तरीके से उनको हर जगह ग्राउंड की जानकारी होती है। तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दावा कर दे, तो दावे दावे में कुछ ना कुछ सच्चाई भी जरूर होगी। तो उनका ये मानना था कि 7 ऐसे सीट है, खास करके जो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है, तो उनका मानना था कि वो जो सीट है वहां पर कांग्रेस लड़ाई में आम आदमी पार्टी से आगे है और वहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ही है। तो ये जो खबर है मनीष जी, ये बिल्कुल सच है। और बीजेपी ऐसा मान रही है कि 7 सीट पर, कम से कम 7 सीट पर, तो उसका डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से ही है। लेकिन उनका कहना है कि अभी अभी बहुत शुरुआत है, चुनाव का दौर अभी 20 दिन का और प्रचार 18 दिन का बच गया है। तो अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये चुनाव बदलेगा और उनको ऐसा लगता है कि ये सीट बढ़ भी सकता है, जहां डायरेक्ट उनका कांग्रेस से उन सब सीटों पर मुकाबला होगा। मनीष जी। जी, अमित जी, ये जो शख्सियत हैं जिनके साथ आपने बैठक करी, ये हल्के बोलने वालों में से नहीं है, इसलिए हमने चर्चा करने का सोचा, क्योंकि इनके बात को गंभीरता से लिया जाता है। हम बार-बार कह रहे हैं कि शीर्ष के नेता हैं बीजेपी के और उन्होंने कई सारे आज पत्रकारों के साथ बैठ कर के 2.5 घंटा दिल्ली के चुनाव के बारे में अपनी बातों को साझा किया। अमित जी, जैसा कि आपने बताया कि उन 7 सीटों में चौंकाने वाली बात है कि एक सीट
नई दिल्ली विधानसभा सीट भी है, जहाँ के दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये तीसरे नंबर पे मान कर चल रहे हैं? मनीष जी, क्या है कि जैसा मैं अपना जो आपका पिछला आंसर करते समय मैंने साफ साफ बताया कि चुनाव से पहले थोड़ा तो ज्यादा दावेदारी करते हैं नेता। तो मुझे लगता है कि हकीकत, हालांकि उनका कहना था कि नई दिल्ली सीट पर भी अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पे होंगे और वो मुकाबला कांग्रेस से ही मान रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि बीजेपी वहां अभी नंबर 1 पे, आज के दिन में जो पोजीशन है कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और नंबर 1 पे होगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस तरह की बात भी किया उनसे कि जो नई दिल्ली में जो बार बार अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हर जो ल्यूटियन बंगलो है सब में वोट बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ये उनके खिलाफ साजिश तो नहीं है, मतलब बाहर से लोग को आकर जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है। तो उनका कहना था कि नहीं, जब किसी भी जगह पर कोई भी भारतीय नागरिक अगर 6 महीने से ज्यादा रहता है तो उसका अधिकार है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम डाला जाए, और अगर वो आवेदन देंगे तो चुनाव आयोग को तो नाम शामिल करना ही होगा। और उनका कहना है कि ये एक कोठी नहीं, हर कोठी में बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत लोग बदला बदली होता रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो चुनाव से पहले ही अपना नाम ऐड कराते हैं, मतलब नेचुरल कोर्स में पहले वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये बहुत बट नेचुरल है, और जो भी है वो वहां रहने वाले जेन्युइन लोग हैं, और इसमें किसी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं है। और लेकिन उनका साफ साफ कह रहा था, तो इसमें बहुत बड़ा कारण जो है वहां 3 हेवी वेट्स कैंडिडेट भी बता रहे हैं, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी को भी वो काउंट कर रहे हैं। तो इन वजहों से वो मान रहे हैं, और उनका मानना है कि जो पीछे भ्रष्टाचार का आरोप है वो बहुत बड़ा आरोप, मतलब दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा एक बहुत बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल उस सीट पर तीसरे नंबर पर आएंगे। मनीष जी, ये बड़ा एक विवाद का विषय बनता जा रहा है अमित जी। ये जो वोटर लिस्ट में एडिशन जोड़ने वाली बात है, आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक अभी जो स्पीच, उनका जो लेटेस्ट स्पीच आया है, जब उनके पार्टी का नया मुख्यालय का उद्घाटन हुआ 9A कोटला मार्ग पर, तब उन्होंने एक सवाल करा कि जब महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके करीबन 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 1 करोड़ से अधिक वोटर जोड़े गए इलेक्टोरल रोल में। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग से मांगा कि हमें ये वोटर लिस्ट आप दें। विधानसभा में लिस्ट किया था और लोकसभा में लिस्ट किया था, ताकि हम जान सकें कि 1 करोड़ ये नया वोटर कहाँ से आया, कौन है ये लोग, इनके एड्रेसेस क्या हैं। आप जो अमित जी ये बता रहे हैं कि कोठियों में नए वोटर्स जोड़े गए हैं, तो ये कोठियों सांसदों का ही हुआ, और दिल्ली में चूंकि 545 की लोकसभा सीट में सांसद हैं और राज्यसभा में 250 सांसद हैं, तो 750 सांसद तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के ही हो गए। तो इनमें कितने स्टाफ के वोटर्स बन जाएंगे? क्या एक बंगलों में कितने लोग रहते होंगे, कितने स्टाफ रहते होंगे? नहीं मनीष जी, डिपेंड करता है। जैसे अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा रहे थे कि 25, 30, 40 वोट तक कई कोठियों में बनवाए गए हैं, लेकिन उनका जो बीजेपी के शीर्ष नेता जिनसे हम लोगों की बात हो रही थी, उनका कहना है कि ऐसा जितने भी बड़े कोठी हैं उसमें वो किसी भी पार्टी के सांसद हो सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं संख्या, ये 540 प्लस 250, तो ये जो संख्या है इसमें सभी पार्टी के सांसद मौजूद है। इसमें केवल बीजेपी का नंबर नहीं है, हाँ बीजेपी का नंबर सबसे ज्यादा है, ये सच है, लेकिन सभी पार्टी के सांसद हैं, और ये ट्रेंड हर सांसदों के साथ है। और उनका कहना है कि ये वहां के परमानेंट स्टाफ्स होते हैं, कोई माली है, कोई ड्राइवर है, ये अदला बदली होता रहता है। तो हर कोठी में, और जितना बड़ा मंत्री सबका पोर्टफोलियो होता है, तो और कई समर्थक भी परमानेंट भी, कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जहां कुछ लोग परमानेंट रहते भी है मनीष जी, ये भी सच है। उनके इलाके के कुछ लोग 4, 5, 7, 10 लोग तो बहुत एक कोठियों में परमानेंट रहते हैं, और या तो उनके साथ कोई काम करते हैं या अलग भी काम कर रहे हैं, तो उनका रहना उसी कोठी में होता है। ऐसा तो मैंने खुद अपने आंखों से भी देखा है कई सांसदों के घर में,
जो परमानेंट रहते हैं यहाँ दिल्ली। हाँ, कभी आना जाना उनके क्षेत्र में होता होगा, लेकिन उनका एक रिहायशी यहाँ है, ऐसा बहुत ऐसा कोठी है। तो ये तो खैर या तो जांच का विषय हो सकता है, या ये चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लॉगर हेड्स है। और लेकिन राहुल गांधी की जो बात है कि 1 करोड़, इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई थी। तो उनका कहना था कि ऐसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम को लेकर भी लगातार चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करते थे। लेकिन जब चुनाव आयोग 48 घंटे का समय दिया कि आप 48 घंटे का समय है, मैं ईवीएम और सब कुछ सिस्टम रखा हुआ हूं, जिसको भी मन हो वो आए और आकर हैक करके दिखलाए, तो कोई सामने नहीं आया। तो मनीष जी वो कॉन्फिडेंट थे। उनका कहना था कि आरोप तो राजनीति में बेसिर पैर का, या जब भी उसको लगता है कि मेरी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो अगला राजनीतिक दल इस तरह से आरोप लगा दिया जाता है। ये बहुत आसान है किसी चुनाव आयोग पर उंगली उठा देना, या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली उठा देना। मनीष जी। अमित जी, हमने ये विषय आपसे दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि ये जितने भी बंगलोज हैं, ये सब के सब नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही हैं। और अगर बीजेपी समर्थित जो सांसद हैं, उनकी संख्या अगर आप राज्यसभा और लोकसभा को जोड़ लें, तो वो कम से कम 350 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 350 में लेकिन एक बात हमें लॉजिकल नहीं लगता कि एक बंगला में 50 लोग अगर वोटर बना रहे हैं, वोटर कार्ड बना रहे हैं, तो 50 उसमें परमानेंट 50 रह रहे हैं। परमानेंट तो वो क्या परिवार के साथ रहते हैं 50 एक बंगला में? तो एक बंगला कितना बड़ा होता है? तो हम लोग कई बार जाते हैं, मंत्रियों के बंगलों पे जाते हैं। जब शीला दीक्षित जीवित थी तो उनके बंगलों पे जाया करते थे। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वहां पर भी बंगलों पे जाया करते हैं। जो हम एक दर्शकों को, हम जो जो हमारे दर्शक हैं, जो कभी ये लुटियंस जोन में कभी किसी बंगलों पे नहीं गए हैं, उनके समझने के लिए हम बता दें कि एक जो बंगला होता है नई दिल्ली में, जो सांसदों को या मंत्रियों को मिलता है, वो एक बड़े से एरिया में होता है। तकरीबन 2 एकड़ 3 एकड़ या 1 एकड़ ऐसा क्षेत्र में होता है। एक छोटा सा एक माले का घर होता है जिसमें कि 4-5 कमरे होते हैं, और पेरिफेरी में दीवार के साथ ये टेम्पररी स्ट्रक्चर बना कर करके अपने ऑफिसेस चलाते हैं, जिसमें कि बाहर से लोग आकर के काम करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। और ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। ड्राइवर हो गया वो शायद रहता हो बंगलों में, और जो 1-2 कुक हो गया वो रहता हो। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की 50 परिवार वहाँ पे रहता हो, ये तो थोड़ा अमित जी कुछ इलॉजिकल लग रहा है। नहीं, तो मनीष जी, ये हर बंगले से ऐसी सूचना नहीं है। जो आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगाई है, तो हर एक बंगला के बारे में उनका नहीं कहना है, लेकिन कुछ एक बंगलों के बारे में है। लेकिन दूसरा ये भी सच है मनीष जी कि जितने जितने जो खास करके फ्लैट्स हैं, जैसे जितने एमपीज के पास, जो आप बीडी मार्ग और ये सब मार्ग में आप देखेंगे, तो आजकल एमपीज को भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में बड़े बड़े फ्लैट्स मिले हैं। तो हर जगह उनके लिए स्टाफ का क्वार्टर्स अलग से अलॉटमेंट है मनीष जी, उस कैंपस में। और ये जो जितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, तो वहां भी हर कोठी में वाले इलाके में पीछे स्टाफ्स के बहुत सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, जिसमें धोबी भी रहते हैं। तो होता क्या है कि किसी न किसी एमपीज के नाम पे ही उसका अलॉटमेंट होता है। तो एमपीज किसी स्टाफ के नाम पे उसको अपने नाम पे अलॉट करवाने के बाद किसी न किसी स्टाफ को दे देता है। जैसे अगर मान लो, अगर आप एक कुक अगर आपके घर कहने के लिए तो एक कुक है, लेकिन वो पूरा परिवार के साथ उस घर में रहता है, लेकिन वो माना जाता है कि उसी एमपी के नाम पर वो अलॉटेड है। ऐसे ही धोबी है, धोबी रह रहे हैं, तो वहां पूरा पूरा ल्यूटियन दिल्ली का जो ये असिस्टेंट आप बोल सकते हैं, जो कभी कभी होता है कि मल्टी मल्टी कोठीज में भी उन लोग जाते हैं, कि मतलब एक कोठी में उनकी वाइफ काम कर रही होगी, तो दूसरे कोठी में उनके हस्बैंड काम कर रहे होंगे। तो इस तरह का अगर आप घूमेंगे तो ल्यूटियन दिल्ली में भी हर जगह, चाहे आप कृष्णा मेनन मार्ग में अगर आप पीछे की तरफ जाएं, फिरोजा रोड में आप जाएं, तो हर जगह 2-4-5 कोठी या कोठी के पीछे वाला इलाका जो है उसमें सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, और जो कि अल्टीमेटली अलॉटमेंट जो होता है वो एमपीज के नाम पर ही होता है। और हर एमपीज का जिसमें वो आपको रहता हुआ दिखेगा, उसके अलावा 1-2 क्वार्टर्स उनके नाम पर अलॉटमेंट है उनके स्टाफ्स के लिए। तो मनीष जी, अल्टीमेटली वो जो वोटर्स है, आप उसको काउंट करेंगे एमपीज के कोटे में कि वो एमपी के घर से इतना वोट बन रहा है। तो ये वाली बात है मनीष जी। अमित जी, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। संसद के बहुत ही करीब आपका बीपी हाउस है,
विठल भाई पटेल हाउस, जहाँ की फ्लैट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइम एमपीज़ को फ्लैट्स मिलता है, और उसके सामने आपका इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस का बिल्डिंग है। हमने देखा सीपीआई के उस समय के सांसद राज्यसभा के डी राजा को गैस सिलेंडर अपने कंधे पर लेकर के सड़क को क्रॉस करते हुए, और जब हम लोगों ने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया, इसे हम देख रहे हैं कहीं पर ये भर जाए, क्योंकि दोनों ही सिलेंडर खत्म हो गया एक ही, और हमारे पास अब किचन में काम करने के लिए गैस है नहीं। तो ये जो आपने बताया ब्यौरा कि एमपीओ के पास धोबी होता है, कुक होता है, ड्राइवर होता है, ये तो ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र में एक सामंती व्यवस्था हो गई है। हम सांसद नहीं, एक सामंत चुन रहे हैं जो दिल्ली में आकर के इतना बड़ा बंगला में इतने बड़े फौज के साथ रहता है, और हमारे टैक्स पेयर के मनी से वो सारा ये ताम-झाम चलाता है। ये तो बहुत ही विरोधाभास है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं। लेकिन यहाँ पर जो सांसद हैं, अपनी इतनी बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं और इतने बड़े फ़ौज के जो उनके सेवकों की है, ये तो एक अजीब-सी व्यवस्था सामंतों वाली दिख रही है अमित जी। ये बहुत चिंता वाली बात लग रही है। नलिन जी, आप आपकी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। जी, आप मुझे सुन पा मैंने रहे हैं? मैंने बस जी, मैंने एक बस ज़िक्र किया कि बड़े-बड़े बंगलों में हमारे चुने हुए सांसद रहते हैं, और उनके पास सेवकों की बहुत बड़ी फ़ौज होती है, उनके क्वार्टर्स भी बने होते हैं, और इन सांसदों को एक सैलरीज़ मिलता है, वो सैलरी जो है करीबन 1 लाख रुपए के आस-पास होता है महीने का। इतनी बड़ी फ़ौज को ये कैसे मेंटेन करते हैं, पार्लियामेंट उनको देती है उनका खर्चा। तो ये भी एक अलग विषय बनता है कि बंगलोज़ में जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, उनकी जो रहने की परंपरा है, वो कहीं न कहीं वो सामंतवाद की याद दिलाती है, क्योंकि इतना बड़ा तामझाम फ़ौज, कुक रखना, ड्राइवर रखना, इतनी बड़ी ऑफ़िस चलाना, वो कितना वायबल है, कितना जस्टिफाइड है, वो भी एक सोचने का विषय है। अमित जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन बहुत काफ़ी सारी जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से बीजेपी के एक शीर्ष नेता जो है, उन्होंने दिल्ली वो हम अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दिल्ली के एक शीर्ष नेता ने दिल्ली के चुनाव के बारे में बहुत सारी बातें अपनी साझा करी, और उन्होंने ये भी बताया, अपना आकलन भी बताया कि 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर है, और बाकी सीटों पर भी मुकाबला स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अमित जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि बात हमारी लगभग तय हो गई है कि जो भी शीर्ष के नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने जो आज अपनी एनालिसिस शेयर किया रिपोर्टर्स के साथ दिल्ली के चुनाव के ऊपर, उनका दावा है कि 7 विधानसभा सीटों पर सीधा टक्कर बीजेपी का कांग्रेस के साथ है, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई है, और उसमें नई दिल्ली का सीट भी शामिल है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल एक उम्मीदवार है, और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा, और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित हैं। उस शीर्ष नेता का ये भी कहना है कि जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी टक्कर में कांग्रेस काफ़ी मजबूती से दिखाई पड़ रही है। अ जो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, असेंबली सीट्स हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव में डटी हुई है। अमित जी, आप तक हमारी बात आ रही है? नलिन जी, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे पा रही है मुझे। अच्छा, नेटवर्क का, ठीक। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, यस, यस, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो अमित जी, उन बीजेपी के जो वो शीर्ष नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी उसके वजह से तीसरे नंबर पे चली गई है। ऐसा वो क्यों सोचते हैं, और क्या कारण है?
तो इस चर्चा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले समय पर दिल्ली के चुनाव के ऊपर हम अपनी नज़र बना कर के रखेंगे। इस वीडियो के बारे में, इस चर्चा के बारे में अपनी राय हमें बताएँ लिख कर के। अपना लिंक, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और वे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।